नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पी फॉर पोर्टफोलियो में। आज हम हमारा पहला वीकली क्वेश्चन एंड आंसर सेशन करने वाले हैं, जहां पर आपने क्वेश्चंस दिए हैं उनके जवाब भी मैं देने वाला हूं। तो चलिए देखते हैं कौन से क्वेश्चंस यहां पर दिए गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है वीएसटी इंडस्ट्री के बारे में, लॉन्ग टर्म के लिए कैसा रहेगा। तो अच्छा स्टॉक है, लेकिन इस सेक्टर में मैं आईटीसी को ही प्रेफर करूंगा, वहां पर ही आपको इन्वेस्टमेंट की राय दूंगा। नेक्स्ट है हाउ टू सेंड माय पोर्टफोलियो फॉर द रिव्यू। पोर्टफोलियो अगर आप मुझे रिव्यू करवाने के लिए भेजना चाहते हैं तो p4portfolio@gmail.com पर अपना अपना पोर्टफोलियो मेल कर सकते हैं। थैंक यू। तो ये इनिशिएटिव मैंने इसीलिए लिया है कि यहाँ पर हम एक दूसरे से इंटरेक्ट कर पाए, आपके सवालों के मैं जवाब दे पाऊँ। नेक्स्ट है सर मार्केट सीम्स टू फॉल, शुड वी सेल अवर लॉन्ग टर्म स्टॉक्स नाउ एंड देन बाय एट लोअर प्राइसेस। तो यहाँ पर मार्केट आपको गिरती हुई नजर आ रही है, 2-3 दिनों से हमें निफ्टी में भी गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन कोई पैनिक सपोर्ट यहाँ पर हमें टूटता हुआ नजर नहीं आया। कोई कोई भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहाँ पर नहीं टूटा है, जिसके बारे में मैंने निफ्टी टेक्निकल व्यू के वीडियो में भी बता दिया है। तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म के जो स्टॉक है उन्हें सेल करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो लॉन्ग टर्म के लिए आपको बने रहना चाहिए, लेकिन अगर आपने पोजिशनल ट्रेड शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो वहाँ पर अपने स्टॉप लॉस को इंटैक्ट रखिएगा। नेक्स्ट है नाइस इनिशिएटिव, कीप दिस गोइंग। माय क्वेश्चन इज आई एम ट्राइंग टू डू पोजिशनल ट्रेडिंग वेयर आई एम लुकिंग टू बाय फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स एट द रेंज लो एंड सेल 2 to 3% हायर, दो आई मॉनिटर द रेंज ऑन चार्ट्स। इज देयर अ वे टू फाइंड आउट द करेक्ट लेवल टू बाय फॉर दिस पर्पस। तो स्विंग ट्रेडिंग के बारे में आप पूछ रहे हैं, इसके बारे में भी मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, लेकिन जो भी लेवल्स मैं आपको एग्रेसिव इन्वेस्टर या एक्टिव इन्वेस्टर के लिए बताता हूँ वो अच्छे सपोर्ट्स होते हैं। अगर आप वहाँ पर बाय करते हैं तो आपको कम से कम 2 या 3% के रिटर्न्स तो मिल ही जाते हैं। नेक्स्ट है प्लीज़ शेयर बेस्ट बाय लेवल्स फॉर बायोकॉन। बायोकॉन के अगर बेस्ट लेवल्स की बात करें तो यहाँ पर 350 370 के आसपास मिलता है तो वो बेस्ट है, लेकिन ट्रेंड के हिसाब से 394 के आसपास उसका सपोर्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो उसके आसपास आप बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट है सर आई वांटेड टू नो विच आर गुड शॉर्ट टर्म स्टॉक वेयर वी कैन अर्न गुड मनी। तो जैसे कि मैंने कहा, जो एग्रेसिव इन्वेस्टर के लिए मैं लेवल बताता हूँ वहाँ पर आप बाय करेंगे तो आपको शॉर्ट टर्म के लिए भी अच्छा मुनाफा हो सकता है। वे ऑन एसएमएस फार्मा, तो एसएमएस फार्मा में भयंकर तेजी देखने को मिली है। 25 रुपये का स्टॉक था, 75 रुपीज़ का हो चुका है। तो यहाँ पर एक ही रीज़न है, एपीआईज में काम करता है, यानी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। ऐसे स्टॉक्स में अगर आपने पहले से इन्वेस्टमेंट किया है तो बने रहिए, लेकिन फ्रेश इन्वेस्टमेंट फिलहाल मैं रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी सारी पॉजिटिव चीज़ें उसमें फैक्टर इन हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाई आई एम न्यू फॉर योर चैनल, प्लीज सजेस्ट विच स्टॉक शुड आई टेक नॉट फॉर इंट्राडे, टाइम होराइजन 6 मंथ और अप टू बिफोर 30 अप्रैल। तो यहाँ पर मैं आपके क्वेश्चन को समझ नहीं पाया हूँ। अगर आपको प्लीज़ आप अपना क्वेश्चन फिर से लिखिएगा, मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। नेक्स्ट है हाउ टू फाइंड इंट्रिंसिक फेयर वैल्यू ऑफ अ शेयर। उसके बारे में भी मैं वीडियो बनाने के बारे में सोच ही रहा था। इज एनी ऐप और वेबसाइट अवेलेबल टू डू दिस। तो टिकर टेप वेबसाइट पर आपको ये अवेलेबल मिलता है, इंट्रिंसिक वैल्यू के बारे में आपको पता चलता है, लेकिन हर एक ऐप हर एक वेबसाइट अलग अलग डेटा के हिसाब से यहाँ पर इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करती है। अलग अलग उसके पैरामीटर्स होते हैं, उसके हिसाब से इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट की जाती है। और दीपक नाइट्रेट के बारे में पूछ रहे हैं, दीपक नाइट्रेट वन ऑफ द बेस्ट शेयर्स है, यहाँ पर आपको कंटिन्यू होल्डिंग करना चाहिए। अगर फ्रेश बाय के बारे में बात करें तो भयंकर तेजी देखने को मिल चुकी है, और 470 के आसपास मैंने रेकमेंड भी किया था, और फिलहाल ये 600 के भी ऊपर चल रहा है। तो यहाँ पर थोड़े से करेक्शन का फिलहाल वेट करना चाहिए फ्रेश बाइंग के लिए। नेक्स्ट है प्लीज़ शेयर योर व्यूज ऑन एलेम्बिक फार्मा। एलेम्बिक फार्मा में भी भयंकर तेजी है, एक ही रीज़न है एपीआई। तो यहाँ पर भी वही कहूँगा, है तो होल्ड कीजिए, लेकिन बाय करने के बाद पहले 2 बार सोचिएगा कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो पॉजिटिव लहर हमें आती हुई नज़र आ रही है, सारी की सारी फैक्टर्ड इन होती जा रही है। भयंकर तेज़ी हमें इन शेयर्स में देखने को मिली है। एमसीएक्स स्टॉक्स के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता। ये एक रेंज बाउंड स्टॉक हो जाता है, यहाँ पर कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है, तो यहाँ पर मैं लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। नेक्स्ट है सजेस्ट ब्लू चिप स्टॉक्स। तो इसके बारे में वीडियो बना चुका हूँ। और मिंडा इंडस्ट्री अ गुड लॉन्ग टर्म स्टॉक, कैन आई बाय एट करंट मार्केट प्राइस। अच्छा स्टॉक है, ऑटो पार्ट्स बनाने वाली कंपनी है, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया जा सकता है और लॉन्ग टर्म के लिए बाय भी किया जा सकता है। लेकिन अगर आपका पोर्टफोलियो छोटा है तो ऑटो स्टॉक्स को आप दूर रखेंगे तो भी कोई आपके पोर्टफोलियो को हानि नहीं होने वाली है, बाकी आपकी मर्जी है। नेक्स्ट है प्लीज़ गिव योर ओपिनियन ऑन कोलगेट फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। काफ़ी अच्छा स्टॉक है कोलगेट, हमने इसने अच्छे स्पिट्स भी दिए हैं, बोनस भी दिए हैं, इसका डिविडेंड भी हमें मिलता रहता है, तो अच्छा स्टॉक है, इसे आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। और अगर एंट्री लेवल के बारे में बात करें तो अगर आपको 1350 के आसपास मिलता है तो इसे आप ग्रैब कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। नेक्स्ट है गोल्ड सिल्वर ट्रेडिंग कंपनी थंगमलाई के बारे में बताइए। तो इसे टोटली मैं अवॉइड करने की राय दूंगा। नेक्स्ट है गोल्ड लोन कंपनीज
को क्या हुआ, उनके शेयर गिर रहे हैं, तो ज़्यादा कहाँ गिरे हैं। मुथूट फाइनेंस तो अपने ऑल टाइम हाई पर चल रहा है और मणप्पुरम फाइनेंस में हमें ज़रूर गिरावट देखने को मिल रही है प्रॉफिट में बढ़ोतरी देखने के बावजूद, लेकिन जो एक्सपेक्टेशन किया गया था उससे थोड़ा सा कम प्रॉफिट आया और दूसरे भी कुछ रीजंस हमें देखने को मिले हैं। इसी के कारण गोल्ड लोन कंपनीज में थोड़ी सी हमें वीकनेस अभी फिलहाल देखने को मिली है। बेस्ट स्टॉक्स के बारे में वीडियो बना चुका हूँ। IOL केमिकल्स के बारे में बात करें तो धमाकेदार कंपनी है, लेकर रखा है तो होल्ड कीजिए। ये भी API वाले है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, आपको पता ही होगा चाइना से इंपोर्ट बंद करना है, यहाँ पर प्रोडक्शन बनाना है, गवर्नमेंट भी काफ़ी सपोर्ट कर रही है, हमें APIs का एक्सपोर्ट भी करना है, इतनी सारी यहाँ पर प्लानिंग चल रही है। इसी वजह से IOL केमिकल्स जैसे जो भी API बनाने वाली कंपनी है वहाँ पर हमें तेज़ी देखने को मिल रही है। लेकिन एक बात समझना चाहिए, मार्केट 2 कदम आगे होती है, यहाँ पर सारी चीज़ें हमें फैक्टर्ड इन होती हुई भी नज़र आ रही है, भयंकर तेज़ी देखने को मिली है, इसलिए लेकर रखा है तो होल्ड कीजिए। लेकिन फ्रेश बाय करने पे एक बार आप सोचिए, फ्रेश बाय करेंगे नहीं करेंगे फिलहाल तो भी चलेगा। नेक्स्ट है इस इनकॉर इंटरनेशनल अ गुड स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट फॉर 2 to 3 years। तो 2 to 3 years कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं होता, लॉन्ग टर्म यानी कि 10 साल 15 साल 20 साल, तो अच्छी कंपनी है, इसे भी आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं और बाइंग के बारे में भी सोच सकते हैं। नेक्स्ट है VIP इंडस्ट्रीज का लॉन्ग टर्म का लेवल्स। तो VIP इंडस्ट्री लगेज बनाने वाली कंपनी है, ट्रैवलिंग पे बहुत बुरा इंपैक्ट पड़ा है पैंडेमिक का, तो लेकिन कंपनी अच्छी है। अगर आपको ये 250 के रेंज में मिलती है तो वहाँ पर बाइंग के बारे में सोच सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। अगर बात करूँ मेरे एज के बारे में तो मैं 32 ईयर्स का हूँ। नेक्स्ट है व्हाट्स योर लॉन्ग टर्म व्यू ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर इन जनरल एंड द फॉलोइंग कंपनीज इन पर्टिकुलर, L&T, सद्भाव इंजीनियरिंग, NCC, PNC इंफ्रा। तो यहाँ पर एक बात मैं बताना चाहूँगा, इंफ्रास्ट्रक्चर से काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड भी हूँ मैं, यहाँ पर मेरे फादर सिविल इंजीनियर है, तो यहाँ पर एक बात मैं समझ चुका हूँ कि यहाँ पर ज़्यादा हमें ओवर बुलिश नहीं होना चाहिए। एक्चुअली इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल इसीलिए भी होता है क्योंकि कोई बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स हमें, अगर सपोज कि L&T को कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया है लेकिन गवर्नमेंट अगर चेंज हो गई तो वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल भी हो सकता है, शेयर में भारी गिरावट भी आ सकती है, इसलिए मैं जनरली रेकमेंड नहीं करता। लेकिन मैं ये भी कहता हूँ कि इंडिया को अगर ग्रो करना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्रोथ हमें देखना बाकी है, काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्रोथ अभी बाकी दिखाई दे रही है, तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक कंपनी ही मैं रेकमेंड करूँगा जो कि है L&T। बाकी सारी कंपनीज आप अवॉइड कर सकते हैं, यहाँ पर ज़्यादा मार्जिन भी नहीं होता है। अब जैसा हमें पैसा प्रॉफिट मार्जिन जैसे कहते हैं, नेट प्रॉफिट मार्जिन, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में ज़्यादा नेट प्रॉफिट मार्जिन हमें दिखाई नहीं देता है, इसलिए मैं रेकमेंड करता हूँ दूसरी छोटी कंपनीज को आप अवॉइड कीजिए, NCC हो, सद्भाव इंजीनियरिंग हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग और जायंट जो कंपनीज है L&T के साथ ही बने रहिए, ऐसा मैं कहना चाहूँगा, बाकी डिसीजन आपका है। नेक्स्ट है रिव्यू माय 1 लाख पोर्टफोलियो, बजाज फाइनेंस, दीपक नाइट्रेट, बर्जर पेंट, निपॉन AMC, रिलैक्सो, 7 साल के लिए रखना है, अच्छे स्टॉक्स हैं, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा पैसा बनाकर दे सकते हैं। नेक्स्ट है आई एम थिंकिंग आई शुड वेट फॉर UTI AMC IPO विच विल बी कमिंग शॉर्टली इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग इन HDFC AMC, वुड लाइक टू नो योर व्यू। तो मेरा मानना है UTI AMC भी काफ़ी अच्छी कंपनी है, लेकिन HDFC AMC अनडिस्प्यूटेड यहाँ पर मार्केट लीडर है, लिस्टेड कंपनीज में अनडिस्प्यूटेड मार्केट लीडर HDFC AMC है एसेट अंडर मैनेजमेंट कंपनीज के बारे में। तो यहाँ पर दोनों ही अच्छी कंपनीज है, आप किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म में दोनों ही आपको अच्छा पैसा बनाकर देगी, फंडामेंटली दोनों ही स्ट्रॉन्ग कंपनीज है। नेक्स्ट आपने कहा है प्लीज सजेस्ट फ्यू फंडामेंटली गुड स्टॉक्स फॉर लॉन्ग टर्म। तो जिनका बॉटम बन चुका है, तो बॉटम के बारे में कोई नहीं बता सकता, कोई गारंटी देकर आपको नहीं कह सकता कि बस ये 10 रुपये का जो बॉटम है या 100 रुपये का बॉटम है उसके नीचे शेयर जाएगा ही नहीं, तो बॉटम तो हम नहीं बता सकते, लेकिन सपोर्ट्स के बारे में हम बता सकते हैं, जिसके बारे में मैंने बताया भी है। बेस्ट स्टॉक्स टू बाय नाउ के आपने वीडियो दिखे होंगे जहाँ पर 10 से 15 स्टॉक्स कुछ मैंने डिस्कस किए हैं, अलग अलग स्टॉक्स हैं, अलग अलग सेक्टर्स के हैं, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचा जा सकता है। नेक्स्ट है माय क्वेश्चन, इफ आई बाय अ शेयर ऑन इंट्राडे एंड इट गेट स्टक इन अपर और लोअर सर्किट टिल 3:30 PM देन इट विल बी ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ और आई विल बी पेनलाइज्ड फॉर द सेम। तो यहाँ पर पहले ही बता दूं कि इंट्राडे को मैं प्रमोट नहीं करता, यहाँ पर अगर आपको वेल्थ क्रिएशन करनी है तो लॉन्ग टर्म इज द की फॉर द वेल्थ क्रिएशन, तो इंट्राडे बिल्कुल भी मैं प्रमोट नहीं करता। लेकिन आपका सवाल है तो उसका जवाब मैं ज़रूर देना चाहूँगा। अगर आपने इंट्राडे में स्टॉक लिया है, बाय किया है और उसे अपर सर्किट लग चुकी है, तो वहाँ पर आप उसमें से निकल सकते हैं, क्योंकि बायर्स है, सेलर्स यही है। तो अगर आपने बाय किया और अगर आपको सेल करना है तो अपर सर्किट में सेल हो सकता है, लेकिन अगर आपने स्टॉक को सेल कर दिया और फिर अपर सर्किट लग गई है तो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है। नेक्स्ट आपने पूछा इफ माई ओवरऑल पोर्टफोलियो इज नेगेटिव से ₹55,000 रुपीज, सो डू आई नीड टू पुट सम कैश इन माई अपस्टॉक अकाउंट और एनी अदर कॉन्सिक्वेंसेज, प्लीज टेल व्हाट विल बी द इफेक्ट, डिडंट नो सम फैक्ट्स ड्यू टू न्यू टू द मार्केट। कोई बात नहीं, शेयर मार्केट में कई लोग नए आए हैं, सीखने का ये मार्केट
सीखना हमेशा शुरू रखना चाहिए। और आप कह रहे हैं कि अगर आपका पोर्टफोलियो नेगेटिव चला जाता है 5,000 रुपये, तो ऐसा कुछ नया हमें कुछ पैसा डालने की ज़रूरत नहीं है। जो पैसे आपने लगाए हैं, सपोज आपने मारुति सुजुकी 10,000 में लिया है और करंट मार्केट प्राइस उसकी 5,000 चल रही है, तो वहाँ पर आपको 5,000 का आपके इन्वेस्टमेंट में लॉस हो रहा है, वहाँ पर आपको कोई कर्जा, आपको कोई पैसे वहाँ पर अकाउंट में जमा नहीं करवाने पड़ेंगे। नेक्स्ट है आईसीआईसीआई बैंक एनालिसिस, मैंने किया भी है। बेस्ट स्टॉक्स टू बाय नाउ में शायद पहला ही स्टॉक मैंने आईसीआईसीआई बैंक बताया था बीएफएसआई सेक्टर में। ये एक अच्छा स्टॉक है जिसके बारे में आप बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। अगर वैक्सीन रेडी हो गई तो क्या निफ्टी 50 इंडेक्स 11,000 के नीचे गिरने के चांसेस कम हो जाएंगे? तो इसका जवाब मैं देना चाहूँगा कि यहाँ पर वैक्सीन इतनी जल्दी तैयार नहीं होती है। मैंने थोड़ा रिसर्च किया है, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पढ़ा है कि यहाँ पर वैक्सीन जितने न्यूज़ हमें आ रही है कि वैक्सीन बन रही है, वो चल रहा है, वैक्सीन रेडी हो जाएगी, अगस्त तक हो जाएगी, सितंबर तक हो जाएगी, तो वहाँ पर मैंने पढ़ा है कि ह्यूमन ट्रायल्स में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और अलग अलग जगहों पे, अलग अलग लोकेशन पे, कि ऐसा भी होता है कि यूएस में अगर कोई वैक्सीन चल रही है तो यहाँ पर नहीं चलती, तो लोकेशन वाइज भी हमें यहाँ पर ह्यूमन ट्रायल्स बार बार करने पड़ते हैं। उसमें भी अगर आपने कोई वैक्सीन दिया है तो वो 3 महीने के बाद वापस ऑब्जर्वेशन किया जाएगा कि वैक्सीन की कोई हमें यहाँ पर साइड इफेक्ट तो नहीं देखने को मिली है। 6 महीने बाद किया जाएगा, 1 साल के बाद किया जाएगा। तो यहाँ पर मैं नेगेटिविटी नहीं फैला रहा हूँ, लेकिन जो रिसर्च मैंने किया है, जो कुछ आर्टिकल्स मैंने वैक्सीन के बारे में पढ़े हैं, वही मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ कि इतना ज़्यादा ईजी नहीं है वैक्सीन को बनाना जितना न्यूज़ में फिलहाल दिखाया जा रहा है। और निफ्टी की बात करें तो यहाँ पर निफ्टी फिलहाल सिर्फ और सिर्फ लिक्विडिटी पे चल रही है, बाकी कुछ भी यहाँ पर नहीं चल रहा है। आपने देखा कितने कुछ स्टॉक्स के प्रॉफिट्स में कितनी भयंकर गिरावट देखने को मिली। एक एग्जांपल मैं लेना चाहूँगा इंडिगो का। इंडियन एयरलाइंस में इतना लॉस कभी भी किसी ने रिपोर्ट नहीं किया है, फिर भी इंडिगो का शेयर हमें 2 दिनों से चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर ऑपरेटर मूवमेंट है इंडिगो में भी और पूरा मार्केट में भी। यहाँ पर स्थिति आपको भी पता है, ग्राउंड रियलिटी कुछ अलग ही है और मार्केट में कुछ अलग ही स्थिति बन रही है। नेक्स्ट है, सर प्लीज टेल मी फॉर ऑटो सेक्टर इन्वेस्टमेंट व्हाट शुड बी गुड फॉर हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ फॉर टोटल पोर्टफोलियो, 20% और 10%? तो ये डिपेंड करता है आपके पोर्टफोलियो का साइज क्या है। अगर आपका पोर्टफोलियो 5 लाख का है तो आप इसे टोटली अवॉइड कर देंगे ऑटो सेक्टर का भी, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ज़बरदस्ती सारे के सारे स्टॉक्स हमारे पोर्टफोलियो में जगह देनी ही है। अगर आपके पास रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हैं, आपके पास अच्छा कैपिटल है, तो यहाँ पर थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। 10% के आसपास अपना कैपिटल आप ऑटो स्टॉक्स में लगा सकते हैं। लेकिन वहाँ पर भी मैं यही कहना चाहूँगा, ऑटो स्टॉक्स में भी रैली आ चुकी है, वो भी कोई हमें नीचे नहीं दिखाई दे रहे हैं। मारुति सुजुकी पैसेंजर व्हीकल में 50% अप हो गया है 4,000 के लेवल से। महिंद्रा एंड महिंद्रा ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी कितनी ज़्यादा ऊपर निकल चुकी है, 250 का उसने आसपास के लो बनाया था, उसके बाद 600 के ऊपर चल रहा है स्टॉक। हीरो मोटर कॉर्प हो गया, बजाज ऑटो हो गया, सारी की सारी कंपनीज यहाँ पर ऊपर निकल चुकी है। तो यहाँ पर थोड़ा सा सोच समझ कर इन्वेस्ट कीजिएगा, सिर्फ ऑटो स्टॉक्स में ही नहीं, पूरे मार्केट में भी। थैंक्स फॉर द इनिशिएटिव सर, कैन टेल बेस्ट एंट्री प्राइस फॉर HDFC लाइफ एंड SBI कार्ड? तो SBI कार्ड्स में मैंने पहले ही रिकमेंडेशन दिया था 500 के आसपास का, और यहाँ पर 750 के आसपास में फिर से आपको फिलहाल रिकमेंडेशन नहीं देने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, थोड़ा सा करेक्शन आना चाहिए SBI कार्ड्स में। अगर आपको ये 650 के आसपास मिलता है तो वहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने 500 के आसपास रिकमेंड किया था और उसके बाद ये 50% के हमें रिटर्न्स दे भी चुका है। नेक्स्ट अगर बात करें HDFC लाइफ के बारे में, तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में सबसे ज़्यादा फेवरेट मानी जाती है HDFC लाइफ, और मुझे भी काफ़ी स्टॉक ये पसंद है। 600 के ऊपर फिलहाल ये चल रहा है। निफ्टी 50 में इतनी जल्दी इसको एंट्री मिल चुकी है, तो दिग्गज कंपनी है, इसे अपने रडार पर बनाए रखिए। लेकिन अगर आप वेट कर सकते हैं, थोड़ा सा आप में पेशेंस है, तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा वेट करना बनता है। यहाँ पर ऑलरेडी काफ़ी तेज़ी मार्केट में भी देखने को मिली है, तो थोड़ा सा करेक्शन वहाँ पर भी देखने को मिलेगा। और मार्केट में अगर सपोज हमें 2% का भी करेक्शन देखने को मिलता है, तो उन स्टॉक्स में थोड़ा सा ज़्यादा करेक्शन देखने को मिलेगा जो ज़्यादा ही दौड़ चुके हैं। तो HDFC लाइफ करेक्शन पर आप बाय ज़रूर कीजिएगा, बहुत ही अच्छा स्टॉक है लॉन्ग टर्म के लिए। नेक्स्ट है, व्हाट आर योर थॉट्स ऑन इन्फोएज? इट इज रनिंग लाइक एनीथिंग नाउअडेज, प्लीज डू एनालाइज ऑन इट वंस बाय योर वे एंड टेल गुड बाइंग रेंज। एंड वन मोर, इफ यू कैन टेल स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज एंड वेयर टू सी दो स्ट्रैटेजीज लाइक एनी वेबसाइट और टूल, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। तो यहाँ पर स्विंग ट्रेडिंग के बहुत आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसके ऊपर भी ज़रूर मैं सीरीज़ बनाने के बारे में सोचूंगा। और इन्फोएज की अगर बात करें तो इन्फोएज तो नो डाउट बहुत ही अच्छा स्टॉक है, और फिलहाल जो मैंने बीच में पोर्टफोलियो भी रिव्यू किया था, वहाँ पर भी बहुत कमेंट आए कि इन्फोएज 150 के प्राइस पर लेकर रखा है। बहुत ही
ही अच्छी कंपनी है, इसमें आप कंटिन्यू होल्डिंग कर सकते हैं। और अगर बाइंग के बारे में बात करें तो बाइंग में तो अभी फिलहाल पूरा मार्केट ही ऐसा है कि बाइंग के लिए थोड़ा सा वेट करना चाहिए, और इन्फो एज में हमें थोड़ा सा वेट करना तो बनता है, अपने ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है। तो मैं जब भी अपने बाइंग रेंज पर आएगा ज़रूर मैं वीडियो बनाकर पोस्ट करूंगा। नेक्स्ट है प्लीज रिव्यू 3M इंडिया फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी, इज द करंट प्राइस गुड फॉर न्यू पोजीशन एंट्री फॉर लॉन्ग टर्म। 3M इंडिया की अगर बाइंग रेंज के बारे में बात करें तो 21,000 के आसपास फिलहाल करंट मार्केट प्राइस चल रहा है। अगर आपको 20,000 में मिलता है तो इस स्टॉक्स को आप यहां पर बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं। ये है एग्रेसिव इन्वेस्टर के लिए। अगर आप थोड़ा और वेट करना चाहते हैं तो 18,000 19,000 का रेंज भी अच्छा है, लेकिन अगर आप 20,000 से बाइंग करना शुरू कर देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा, अगर आपके पास अच्छा खासा कैपिटल हो तो ही इसमें इन्वेस्ट कीजिएगा, क्योंकि महंगा शेयर है, 20,000 के आसपास का शेयर है। छोटा कैपिटल है तो इसे अवॉइड करना ही बेहतर होगा। नेक्स्ट, विल बजाज फिनसर्व कम डाउन टू 2,500 इन नेक्स्ट 1 मंथ। बजाज फिनसर्व अभी 6,000 पे चल रहा है, 2,500 कहाँ आएगा। सपोज आपने यहाँ पर बजाज फाइनेंस भी कहा होगा तो भी मैं कहना चाहूँगा बजाज फाइनेंस 3,200 पे चल रहा है, यहाँ पर 3,300 के आसपास चलता हुआ नजर आ रहा है। हमने 2,000 के आसपास बाइंग की रिकमेंडेशन दे दी थी, और अगर 2,500 की बात करें तो सब कुछ पॉसिबल है। और स्पेशली NBFCs और बैंकिंग स्टॉक्स में तो गिरावट जब आती है तो बहुत भयंकर गिरावट आती है। तो 2,500 कोई अनअचीवेबल टारगेट नहीं है, लेकिन फिलहाल की सिचुएशन देखकर मैं आपको बता सकता हूं कि कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स हैं। 2,800 का है, 3,000 का एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, वो लेवल टूटना यहाँ पर मुश्किल दिखाई दे रहा है। अगर वो टूटता है तो 2,500 का लेवल भी हमें ज़रूर दिखाई दे सकता है। नेक्स्ट है IT कंपनीज एंड BFSI से कुछ शेयर बताए जो नेक्स्ट वीक बाय कर सकते हैं फॉर स्विंग ट्रेडिंग। तो जो मैंने बेस्ट स्टॉक्स टू बाय ना, उसमें आपको कुछ स्टॉक्स मिलेंगे, BFSI सेक्टर से भी मिलेंगे, IT सेक्टर से भी मिलेंगे, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, डिक्सॉन टेक्नोलॉजी बाइंग लेवल। तो डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज बहुत ही धमाकेदार कंपनी है, यहाँ पर और भी और उसके लिए अच्छी से अच्छी न्यूज़ यहाँ पर आ रही है। पहले तो यही पता ही था कि चाइना से मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट किया जा रहा है, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा। अब तो टेलीविजन का इम्पोर्ट भी बंद कर दिया है, तो डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज में तो आग लगी हुई है। तो अगर आपको ये 7,000 के आसपास मिलता है, 7,000 7,200, या फिर करंट मार्केट प्राइस में भी आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। लेकिन एक वार्निंग मैं जरूर देना चाहूंगा, काफी ज्यादा हाईली ऊपर निकल चुका है, भयंकर तेजी यहां पर देखने को मिल रही है। तो यहां पर मार्केट 2 कदम आगे ही चलता है, सारी चीजें यहां पर फैक्टर्ड इन होती जाती है। और देखने वाली चीज ये है कि फायदा तो होने वाला है, लेकिन कंपनी क्या उस फायदे का पूरा फायदा उठा पाएगी या नहीं। क्या आपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को बराबर काम पर लगा पाएगी और सादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को बना पाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे टेलीविजन का इंपोर्ट बंद होगा, मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर शिफ्ट होगा, तो काम भी ज़्यादा करना पड़ेगा, एक्सपांशन करना पड़ेगा। डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज वो करने में सक्सेसफुल होगी या नहीं, ये तो आगे आने वाला समय ही बताएगा। नेक्स्ट है, आई वुड लाइक टू नो योर ओपिनियन अबाउट इन्वेस्टिंग इन प्रिसीजन वायर्स। ये स्टॉक को टोटली अवॉइड करना चाहिए, हाईली माइक्रो कैप कंपनी है। और वायर्स में अगर आपको इन्वेस्ट करना ही है तो अच्छी कंपनीज हमारे पास लिस्टेड है, जैसे कि पॉलीकैब हो गया, हैवेल्स से काफ़ी ज़्यादा बेहतर चॉइस है। प्रिसीजन वायर्स को आप टोटली अवॉइड कर सकते हैं। सर व्हाट इज़ योर व्यू ऑन अबाउट इंडियन आईजीएल। मैं कब से कह रहा हूँ दोनों ही अच्छे स्टॉक है, यहाँ पर बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ आपको ढूंढनी चाहिए, दोनों ही अच्छे लेवल्स पर मिल रहे हैं। एग्रेसिव इन्वेस्टर हो या एक्टिव इन्वेस्टर, कुछ भी थोड़ा सा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट है यहाँ पर फॉर 10 ईयर्स TCS वर्सेस इन्फोसिस। बहुत ही कठिन चॉइस आपने दे दी है, बहुत ही अच्छी कंपनीज है दोनों भी, तो दोनों को ही आप रख सकते हैं। ब्रिटानिया वर्सेस हिंदुस्तान यूनिलीवर, यहाँ पर भी बहुत कठिन चॉइस है। बजाज फाइनेंस वर्सेस बजाज फिनसर्व, तो यहाँ पर पता होना चाहिए कि बजाज फिनसर्व इनडायरेक्टली बजाज फाइनेंस में इन्वेस्ट करती है। 52% के आसपास का स्टेक कुछ बजाज फिनसर्व का बजाज फाइनेंस में, तो यहाँ पर दोनों कंपनीज एक ही हो गई, ऐसा भी हम कह सकते हैं। एशियन पेंट्स वर्सेस पीडीलाइट, दोनों ही अच्छी कंपनीज है, थोड़ा सा अलग अलग सेक्टर भी है। तो यहाँ पर अगर कोई गन पॉइंट रखकर मुझे पूछता भी है तो यहाँ पर मैं TCS को सिलेक्ट करना चाहूँगा। बड़ी कंपनी है, सेफ है। इन्फोसिस में कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज भी बार बार हमें आते हुए नजर आते हैं। और अगर बात करें ब्रिटानिया और हिंदुस्तान यूनिलीवर के बारे में, तो दोनों थोड़ी सी अलग कंपनीज है। ब्रिटानिया अच्छी कंपनी है, दोनों ही यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर प्लीज़ मुझे फोर्स मत कीजिए, सब की सब कंपनीज यहाँ पर अच्छी है, यहाँ पर आप सारे के सारे स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं। नेक्स्ट है, प्लीज टेल लेवल्स एंड टारगेट्स ऑफ HUL। मेरे पास 14 क्वांटिटी है 2174 के एवरेज प्राइस पर। मैं नीचे में एवरेज करूँ क्या, तो ऑफकोर्स नीचे अगर प्राइस आपको दिखाई देता है तो यहाँ पर एवरेज करना ही है। लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा स्टॉक है, अनडिस्प्यूटेड मार्केट लीडर है FMCG सेक्टर का। सर इफ यू गुड टेल अस द क्वांटिटीज टू बी बॉट ऑन बेसिस ऑफ कैपिटल, द वे यू हैव सजेस्टेड द नंबर ऑफ स्टॉक्स एंड लम्प सम अमाउंट। तो यहाँ पर क्वांटिटीज कितनी ऐड करनी है, मतलब कि एक लॉट कितना, बाय ऑन डिप्स कैसे करना चाहिए, उसके बारे में भी मैं वीडियो बनाना चाहता हूँ।
बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी कैसे हमें अप्लाई करनी चाहिए और कैसे हम वहाँ पर सेफ रिटर्न्स बना सकते हैं, उसके बारे में जल्दी मैं वीडियो अपलोड करूँगा। गिव योर व्यू ऑन Zeal एंड GM Breweries। आई एम होल्डिंग अ हैवी लॉस इन दिस टू शेयर्स। तो Zeal के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर तो पहले प्रमोटर का ही चक्कर था, प्रमोटर्स में बहुत ज़्यादा प्लेजिंग हो गई थी, बाद में प्रमोटर स्टेक की, उसी वजह से भी बहुत प्रॉब्लम्स हुई थी। अगर आपने जी एंटरटेनमेंट को लेकर रखा है, हैवी लॉस हो रहा है, तो यहाँ पर आप कंटिन्यू होल्डिंग कीजिए, ऐसा मेरा मानना है। यहाँ पर मैनेजमेंट सुधर रहा है तो थोड़े से साल यहाँ पर हमें देना पड़ेगा, थोड़ा टाइम यहाँ पर हमें देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर मैनेजमेंट चेंज हो सकता है और जैसे उसकी जो सर्विसेज यहाँ पर बढ़ती जा रही है, सर्विसेज में इंप्रूवमेंट आ रहा है, वो देखकर हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा रिवाइवल हमें जी एंटरटेनमेंट में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट अगर बात करें GM ब्रूअरीज के बारे में, तो इस सेक्टर को ही मैं टोटली अवॉइड करता हूँ, इस बिजनेस को मैं बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करता। नेक्स्ट है, थैंक्स फॉर दिस कॉन्सेप्ट, थैंक यू। नेक्स्ट है IDFC फर्स्ट बैंक, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस एंड टेक महिंद्रा आउटलुक। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा BFSI सेक्टर में भले ही हमें तेज़ी देखने को मिले, अभी मार्केट भले ही ऊपर जा रही है, लेकिन आपको भी पता है और मुझे भी पता है, और स्पेशली अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि कैश फ्लो कितना ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। सामने उधारी देकर रखी है जो वो आ नहीं रही है, हमने उधार लेकर रखा है, हम दे नहीं पा रहे हैं। वो सिचुएशन एक बिजनेसमैन को बहुत अच्छे से पता चल रही होगी, तो यहाँ पर वो ही समझ पाएंगे कि बैंक की हालत कितनी ज़्यादा खराब हो सकती है। तो यहाँ पर छोटे बैंक से तो दूर ही रहिए, उतना ही मैं कहना चाहूँगा। दोनों ही अच्छी कंपनीज थी। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस अगर सिचुएशन बेहतर होती, जब लिस्टिंग हुई थी तब मैं रेकमेंड कर सकता था कि अच्छा स्टॉक है, इसमें आप इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन फिलहाल की सिचुएशन पूरी बदल चुकी है, तो यहाँ पर अवॉइड करना ही बेहतर होगा। और IDFC फर्स्ट बैंक के बारे में तो मैं बता चुका हूँ, वोडाफोन को काफ़ी लोन दिया गया है, तो इसे भी आप अवॉइड कर सकते हैं। टेक महिंद्रा की बात करें तो इससे बेहतर कंपनीज लिस्टेड हैं, जैसे कि TCS, इन्फोसिस, HCL टेक, विप्रो। तो टेक महिंद्रा को भी मैं ज़्यादा यहाँ पर प्रेफरेंस नहीं देता हूँ, लेकिन टेक महिंद्रा भी कंपनी ओवरऑल अच्छी है। काइंडली सजेस्ट 2-3 मल्टी बैगर स्टॉक फ्रॉम FMCG सेक्टर। तो FMCG सेक्टर से अगर मल्टी बैगर स्टॉक्स के बारे में बात करें तो जो ऑलरेडी मल्टी बैगर हो चुके हैं वो भी हमें मल्टी बैगर रिटर्न्स बना कर देते हैं, जैसे कि HUL है, नेस्ले है, ब्रिटानिया है। ये कुछ अच्छी कंपनीज है जिन्होंने पहले भी हमें मल्टी बैगर रिटर्न्स बना कर दिए हैं, जो कि लार्ज कैप कंपनीज है, वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनीज है। लेकिन अगर बात करें कुछ ऐसी कंपनीज के बारे में जो कि रिलेटिवली थोड़ी सी छोटी कंपनीज है, जैसे कि हमने देखा HUL की मार्केट कैप तो 5 लाख की है, लेकिन दूसरी ऐसी भी FMCG की कंपनी है जो कि रिलेटिवली छोटी है, तो वहां पर टाटा कंज्यूमर में अभी फिलहाल एक चेंज देखने को मिल रहा है, उसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में हमें एडिशंस देखने को मिल रहे हैं। तो टाटा कंज्यूमर पर आप नजर बनाकर रख सकते हैं, नीचे के प्राइस पर उसमें आप एडिशन करने के बारे में सोच सकते हैं अगर आप मल्टी बैगर रिटर्न्स पाना चाहते हैं। वरना HUL और FMCG सेक्टर में HUL जैसा स्टॉक है, ब्रिटानिया जैसा स्टॉक है, वो भी आपको अच्छे रिटर्न्स बनाकर ही दे देते हैं। नेक्स्ट है, सजेस्ट 5 मल्टी बैगर स्टॉक्स फॉर नेक्स्ट 20 ईयर्स। इसके बारे में मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर मन्नपुरम और मुथूट फाइनेंस में से एक कोई कंपनी सजेस्ट करिए फॉर लॉन्ग टर्म। तो नो डाउट मुथूट फाइनेंस इज द फर्स्ट चॉइस, क्योंकि यहाँ पर प्योर गोल्ड बिजनेस है। मन्नपुरम फाइनेंस में हमें दूसरे भी लोन्स बांटती हुई कंपनी नजर आती है, उसी वजह से NPS का भी इशू कभी कभी आ जाता है, लेकिन ओवरऑल कंपनी दोनों अच्छी है, लेकिन मुथूट फाइनेंस में ज़्यादा प्रेफर करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थैंक्स सर फॉर दिस इनिशिएटिव। सर आई वुड लाइक टू नो, इज इट नेसेसरी टू अप्लाई स्टॉप लॉस व्हेन आई एम अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर? इफ यस, व्हाट शुड बी द स्ट्रेटेजी व्हेन टू ऐड मोर नंबर्स ऑफ स्टॉक इन अ पर्टिकुलर स्टॉक इफ इट इज़ इन अ लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो? तो अगर मैं पहले क्वेश्चन का आपको जवाब दूँ तो यहाँ पर अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो मेरे हिसाब से जो मेरी थियरी वो ये है कि जब भी अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो जब भी स्टॉक का फंडामेंटल्स खराब होना शुरू हो जाता है वही आपका स्टॉप लॉस होता है, वहां पर आपको निकल जाना चाहिए, ऐसा ही मैं कहता हूं। बाकी डिसीजन आपका हो सकता है। काफ़ी लोग ऐसा कहते हैं कि 200 डेज का EMI जब टूटता है तो वहाँ से हमें एग्जिट कर जाना चाहिए, लेकिन मेरा मानना है मैं उस स्ट्रैटेजी को ज़्यादा फॉलो नहीं करता जितना मैं इस स्ट्रैटेजी को करता हूँ कि जब भी आपको लगे कि आप सपोज एक एग्जांपल के तौर पर ले रहा हूँ, इसे पर्सनली मत लीजिएगा, कि सपोज TCS में अगर आपने इन्वेस्ट किया है और ऐसा लग रहा है कि अब TCS का मैनेजमेंट खराब हो चुका है, करप्ट हो चुका है, उसका बिजनेस नीचे जाता हुआ नजर आ रहा है, फंडामेंटली वीक हो चुका है, तो वही होना चाहिए हमारा स्टॉप लॉस। नेक्स्ट है, व्हेन टू ऐड मोर नंबर्स इन अ पर्टिकुलर स्टॉक इफ इट इज अ लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो। तो सपोर्ट के प्राइसेस पर आप ऐड कर सकते हैं, जब भी मार्केट में गिरावट देखने को मिले, शेयर में गिरावट देखने को मिले, वहां पर आप ऐड कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि क्रैश ही हो, हमने देखा बीच में इन्फोसिस में कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कोई इशू आ गया था, उसकी वजह से भी शेयर में गिरावट देखने को मिली। तो ये सारे अपॉर्चुनिटीज होते हैं बाइंग के लिए। नेक्स्ट है, वाओ नाइस इनिशिएटिव सर, व्हेन शुड वी आइडियली सेल लॉन्ग टर्म स्टॉक? शुड वी कीप ऑल लॉन्ग टर्म स्टॉक फॉरएवर और शुड कीप बुकिंग प्रॉफिट्स? तो यहाँ पर अगर आप एक्टिव होते हैं थोड़े, अगर आप ऐसे
इन्वेस्टर हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, लेकिन फिर भी बीच बीच में आपके पोर्टफोलियो पर एक बार नज़र डालते रहते हैं। तो वहाँ पर अगर आपको लगता है कि अब बहुत हो गया, बहुत ज़्यादा स्टॉक ऊपर निकल चुका है, अगर आप पार्शियली प्रॉफिट बुकिंग वहाँ पर करना चाहते हैं तो वहाँ पर कर सकते हैं। एक एग्जांपल भी मैं देना चाहूँगा, जैसे कि इन्फोसिस है, काफ़ी अच्छे उसने Q1 के नंबर्स प्रेजेंट किए हैं और 1000 रुपीज़ के आसपास पहुँच चुका है। अगर आपने 500 से या उसके भी नीचे स्टॉक लेकर रखा है तो पार्शियली प्रॉफिट बुकिंग करने में कोई हार्म नहीं है। लेकिन ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि अगर फिर से करेक्शन देखने को मिलता है तो वो अपने स्टॉक्स को वापस बाय कर लेना चाहिए, इसलिए लॉन्ग टर्म के लिए आपकी होल्डिंग बनी रहेगी। और नेक्स्ट मैंने ये कह दिया कि प्रॉफिट्स तो बुकिंग करनी चाहिए और शुड वी कीप ऑल लॉन्ग टर्म स्टॉक फॉर एवर, तो लॉन्ग टर्म स्टॉक्स को तो फॉर एवर रखना चाहिए, ऐसा मेरा मानना होता है। जब भी कैपिटल की ज़रूरत पड़े, ऐसा लगता है कि अब ये कैपिटल मुझे पर्सनल यूज़ के लिए चाहिए, तब वो आप स्टॉक्स बेच सकते हैं। डू यू रिकमेंड सम डाइवर्सिफिकेशन बाय बाइंग SGB यानी कि सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड, हाउएवर गोल्ड प्राइसेस आर एट ऑल टाइम हाई, प्लीज एडवाइस टू क्लैरिफाई कन्फ्यूजन। तो यहाँ पर सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड एक अच्छा माध्यम हो सकता है गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन मैं पर्सनली गोल्ड में फिजिकल गोल्ड ही इन्वेस्ट करना पसंद करता हूँ। गोल्ड के कॉइन्स हो या साथ ही साथ मुझे गोल्ड की ज्वेलरी भी अच्छी लगती है, तो वहाँ पर मैं इन्वेस्ट करना पसंद करता हूँ, बजाय कि कोई भी गोल्ड का ETF हो जाए या SGB हो जाए। लेकिन फिलहाल गोल्ड में मैं इन्वेस्ट करने के बारे में राय नहीं दूंगा। आज भी मैंने गोल्ड के ऊपर एक वीडियो बनाया था जहाँ पर ऐसी सिचुएशन है कि मार्केट भी ऊपर जा रही है, गोल्ड भी ऊपर जा रहा है, तो हाईली अनसर्टन सिचुएशन दिखाई दे रही है। तो ऐसा हो सकता है ऑफकोर्स कि आगे आने वाले दिनों में, आगे आने वाले 2-3 सालों में हमें गोल्ड में फिर भी तेज़ी कंटिन्यू रहती हुई नजर आए, लेकिन फिलहाल मैं कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दूंगा गोल्ड में बाइंग के लिए। नेक्स्ट है, इस टाइम पर केमिकल, IT, फार्मा, इंश्योरेंस, FMCG स्टॉक्स आर गुड परफॉर्मिंग, विल दे कंटिन्यू रैली फॉर फर्दर, कैन वी ऐड मोर एट दिस टाइम इन दिस स्टॉक्स एज मोस्टली आर ऑल टाइम हाई लाइक दीपक नाइट्रेट, L&T इन्फोटेक, लाल पैथलैब, SBI लाइफ, डाबर इंडिया। तो यहाँ पर नज़र का खेल होता है। आपने यहाँ पर सेक्टर्स बोले हैं, केमिकल बोला, IT, फार्मा, इंश्योरेंस, FMCG बोले, लेकिन वहाँ पर आपकी नज़र सिर्फ और सिर्फ उन स्टॉक्स पर गई है जो कि ज़्यादा भाग चुके हैं, जैसे कि दीपक नाइट्रेट। लेकिन फिलहाल ही मैंने कहा था आरती इंडस्ट्री 900 के प्राइस पर अच्छा है, तो वहाँ पर आप बाय करने के बारे में सोच सकते हैं। कभी भी स्टॉक को चेज हमें नहीं करना चाहिए, ये सारे अच्छे सेक्टर्स हैं जो कि लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्म करेंगे, और कोविड के टाइम पे तो स्पेशली यही सेक्टर काफ़ी सेफ है। आपने L&T इन्फोटेक के बारे में बात की है, दूसरे भी IT के शेयर्स हैं जो कि कुछ समय पहले हमें नीचे मिल रहे थे। लाल पैथलैब के बारे में बात की है तो फार्मा सेक्टर में फाइजर और एबॉट, वो भी अच्छे प्राइस पर मिल रहा है। लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो वहाँ पर तो मैं भी मानूंगा कि तेज़ी दिखाई दे रही है, लेकिन बजाज फिनसर्व भी लाइफ इंश्योरेंस का एक पार्ट है, तो वहाँ पर वो भी 4000 पे मिल रहा था। साथ ही साथ FMCG में HUL अच्छे प्राइस पर अभी आने वाला है, 2150 का सपोर्ट अच्छा है, वहाँ पर बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पर नज़रों का खेल होता है, कुछ लोगों को सिर्फ तेज़ी ही दिखाई देती है, कुछ लोगों को सिर्फ गिरावट ही दिखाई देती है, लेकिन ब्रॉड विजन रखना काफ़ी ज़रूरी है। नेक्स्ट है, हेलो सर, कैन यू प्लीज टेल मी और मेक अ वीडियो ऑन ETF? आई हैव नो आइडिया अबाउट ETF, प्लीज सजेस्ट फ्यू गुड ETF फॉर इन्वेस्टमेंट, थैंक्स। तो ऑफकोर्स मैं ETF पे भी एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। नेक्स्ट है, विच स्टॉक शुड बी परचेज फॉर डॉटर एजुकेशन एंड मैरिज? यहाँ पर आपने कुछ कमेंट्स भी किए थे, दूसरों ने रिप्लाई भी किए थे, वो रिप्लाई भी मैं बताना चाहूँगा। तो यहाँ पर एक रिलायंस बताया गया है और साथ ही साथ है HDFC बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, TCS, बजाज फाइनेंस। ये पांचों स्टॉक्स अगर आपको होंगे तो कोई भी आपका कोई भी गोल हो, डॉटर का एजुकेशन हो, मैरिज हो, या घर खरीदना हो, ज़मीन खरीदनी हो, कुछ भी हो, इन सारे स्टॉक्स के आपके सारे गोल्स अचीव हो सकते हैं। फंडामेंटली सारी की सारी स्ट्रॉन्ग कंपनीज है, और अगर रिलायंस की बात करें तो स्पेशली उसका लॉन्ग टर्म का प्रॉस्पेक्ट काफ़ी बदल चुका है। 5-6 सालों पहले रिलायंस सिर्फ एक ऑयल के नाम से जानी जाती कंपनी थी, लेकिन अब ऑयल तो पीछे रह गया है, अब रिलायंस का मतलब ही हो गया है जियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटानिया इज ट्रेडिंग नियरर टू इट्स ऑल टाइम हाई, व्हाट विल बी द एंट्री फॉर फ्रेश बाइंग लेवल इन केस ऑफ अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर? तो जब हमें तेज़ी देखने को मिली थी तब थोड़ी सी बाद में बीच में गिरावट भी देखने को मिली थी, तब एग्रेसिव इन्वेस्टर के लिए 3300 का लेवल मैंने सजेस्ट किया था, और उसी के आसपास सपोर्ट लेने के बाद हमें तेज़ी भी दिखाई। तो फिलहाल इसमें मैं रिकमेंडेशन नहीं दूंगा, क्योंकि सारी चीज़ें फैक्टर्ड इन हो जाती है, हमें प्रॉफिट हमें यहाँ पर डबल होता हुआ नजर आ रहा है, तो शेयर में भी तो उतनी तेज़ी आ चुकी है, तो यहाँ पर फिलहाल के लिए वेट करना चाहिए, ऐसी मेरी राय रहेगी। नेक्स्ट है राजेश एक्सपोर्ट्स के बारे में। तो राजेश एक्सपोर्ट्स को आप टोटली अवॉइड ही कर दीजिए, यहाँ पर फिलहाल बहुत ही वीकनेस बनी हुई है एक्सपोर्ट्स के बारे में। पहले भी सिर्फ कोविड-19 की वजह से नहीं, पहले भी बहुत वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिली थी, तो इसे आप अवॉइड भी कर सकते हैं। योर एनालिसिस आर द बेस्ट, थैंक यू सो मच, आपका प्यार और सपोर्ट है जिसकी वजह से हम अच्छे से अच्छा कंटेंट बना सकते हैं। नेक्स्ट है, इफ़ वी हैव टू सिलेक्ट ओनली वन इक्विटी म्यूचुअल फंड फॉर रिटायरमेंट से 20 to 25 ईयर्स, विच वन इज एडवाइजेबल? लार्ज कैप, मल्टी कैप, इंडेक्स फंड, ETF और फंड विद इंटरनेशनल एक्सपोजर लाइक पराग पारिक,
लाइक L&T इक्विटी, तो लॉन्ग टर्म इक्विटी। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा अगर एक ही फंड लेना है तो कोई भी ब्लू चिप फंड भी आप ले सकते हैं, वरना फिर इंडेक्स फंड बेस्ट होता है। वहाँ पर एक बात हमें जानना ज़रूरी है कि निफ्टी 50 का सपोज आप इंडेक्स फंड ले रहे हैं तो निफ्टी 50 में वही स्टॉक्स होते हैं जो कि अच्छा परफॉर्म करते हैं। जब भी ऐसा लगता है कि ये स्टॉक अभी परफॉर्म नहीं कर रहा है तो उसे निफ्टी 50 से निकाल दिया जाता है, और अच्छा कोई स्टॉक परफॉर्म कर रहा है तो वहाँ पर उसे एडिशन होता है। तो निफ्टी 50 बेस्ट होता है लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन वो बाय ऑन डिप्स वाला है, यहाँ पर एसआईपी नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारुति सुजुकी वॉज वंस ट्रेडिंग एट 10K, नाउ इट्स अराउंड 6K, शुड आई इन्वेस्ट ऑन मारुति सुजुकी एज इट्स नाउ अवेलेबल ऑन चीप वैल्यूएशन? आई नो ऑटो सेक्टर इज फेसिंग slowdown since last 2 years and COVID-19 made it even worse. Still, will it be worth to stay invested with Maruti for long term? Of course, मारुति सुजुकी लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा स्टॉक है, इस पर कोई भी दोहराई नहीं है, क्योंकि फंडामेंटली स्ट्रांग तो है ही। मार्केट शेयर आप देखिए, हर दूसरी गाड़ी मारुति सुजुकी की ही बनती है। तो यहाँ पर मारुति सुजुकी में 6,000 में भी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। लेकिन हमारी रिटेल इन्वेस्टर की सोच ऐसी होती है, हमारी नज़र बाद में पड़ती है। जब 4,000 पे था तब हमें डर लग रहा था लेने में, लेकिन जब 6,000 पर आ चुका है तब लग रहा है कि नहीं, ये तो 10,000 से 6,000 आया है, अभी भी चीप वैल्यूएशन है। मैं आपको कोई टॉन्ट नहीं मार रहा हूँ या आपको कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये मेंटालिटी है जो रिटेल इन्वेस्टर्स के साथ होती ही रहती है। तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए बने रह सकते हैं। और इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ऑटो सेक्टर में फिलहाल ज़्यादा रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे लगता है कमर्शियल व्हीकल्स स्पेशली नीचे आ सकती है। तो अगर कमर्शियल व्हीकल्स भी नीचे आएगी तो थोड़ी सी गिरावट हमें दूसरे स्टॉक्स में भी देखने को मिल सकती है। तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी आप मारुति सुजुकी में लगा सकते हैं। नेक्स्ट है, नाइस इनिशिएटिव सर, थैंक यू। ये इनिशिएटिव हमने इसीलिए लिया है कि हम आपसे इंटरेक्शन कर पाए। हेलो सर, ग्रीटिंग्स फ्रॉम कुवैत, व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट बाइंग डिक्सॉन टेक्नोलॉजी? डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ। हिंदुस्तान फूड्स एट करंट मार्केट प्राइस, तो हिंदुस्तान फूड्स एक बहुत ही अच्छी कंपनी है, यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं अगर आपका व्यू है लॉन्ग टर्म का। हिंदुस्तान फूड्स, लेकिन मैं करंट मार्केट प्राइस पर लेने में इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ, थोड़ा सा करेक्शन का मैं वेट ज़रूर करना चाहूँगा। Sir, please suggest some penny stock so that we also invest in that stock for take some risk. Otherwise fundamental strong शेयर में तो इन्वेस्ट हो ही रहा है। तो ओके, तो मैं पेनी स्टॉक्स भी बीच में बता रहूँगा। आपकी रिक्वेस्ट है तो मैं पेनी स्टॉक्स को भी कवर करना शुरू करूँगा, लेकिन मैं बता दूँ कि पेनी स्टॉक्स में हैवीली इन्वेस्टमेंट कभी भी नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है, आई हैव 2 questions regarding your price range for conservative investor. Let's say that I am a conservative investor, then first is it possible that stock price will come down to that level in near future? If I want to wait and the price will not come down to that level, let's say 6 months, how can I fight with FOMO? तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन बहुत ही अच्छा लगा। इस क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन जो मैं लेवल्स बताता हूँ, एग्रेसिव इन्वेस्टर और एक्टिव इन्वेस्टर, और साथ ही साथ जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर, 2 लेवल्स में आपको बताता हूँ बाइंग के लिए। तो यहाँ पर मैंने ऐसे लोग देखे हैं मार्केट में जो कि एग्रेसिव होते हैं, एक्टिव होते हैं, उनके लिए एक लेवल मैं बता ही देता हूं। जनरली स्टॉक्स उसी लेवल से हमें बाउंस बैक देखने को मिलता है, लेकिन जो वेट करना चाहते हैं, जो अभी भी बोलते हैं, सपोज रिलायंस 800 में भी जब आया था तभी भी वो लोग ऐसा ही बोल रहे थे कि 600 आएगा तभी ही लेंगे। तो वेट करने वाले वेट ही करते रहते हैं। तो मेरा एक फ़र्ज़ है कि मैं उनके लिए भी एक लेवल बताऊं, तो इसीलिए वो लेवल मैं आपको बता रहा हूं, जिसके चांसेस मैंने पहले भी पोस्ट भी डाला था कि इसके चांसेस काफ़ी कम रहते हैं कि कंजर्वेटिव इन्वेस्टर वाले लेवल आएंगे। लेकिन अगर सपोज 10 में से एक स्टॉक के भी कंजर्वेटिव इन्वेस्टर के लेवल आ जाते हैं तो वहां से हमें बाउंस बैक की जो एक्यूरेसी होती है, बाउंस बैक के जो चांसेस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सपोज हमें एग्रेसिव इन्वेस्टर वाले लेवल पर सपोर्ट नहीं लेता है स्टॉक, लेकिन कंजर्वेटिव वाला जो लेवल है वहां पर तो स्टॉक सपोर्ट लेगा ही, वापस हमें तेज़ी देखने को मिलेगी, क्योंकि ऑलरेडी अच्छी खासी गिरावट हो चुकी है। इसलिए मैं यहाँ पर 2 लेवल्स आपको सजेस्ट करता हूँ, और बाद में आपका डिसीजन छोड़ता हूँ कि आपका जो भी बिहेवियर है वो हिसाब से आप कौन से भी एक लेवल को फॉलो कर सकते हैं। ये मेरा एक ऑनेस्ट एक ट्राई होता है कि मैं दोनों इन्वेस्टर्स के लिए अच्छे से लेवल बता पाऊँ। नेक्स्ट है, प्लीज़ शेयर बाइंग लेवल ऑफ दीपक नाइट्रेट। दीपक नाइट्रेट अभी भाग चुका है, पहले जब 470 के आसपास था तभी हमें लेना चाहिए था और हमने रेकमेंड भी किया था, तो अभी नहीं लिया है तो थोड़ा सा वेट करना चाहिए। अगर बात करें कोरोमंडल के बारे में तो यहाँ पर भी भयंकर तेज़ी हमें देखने को मिल चुकी है, और ट्रेंड के हिसाब से हमें जो दिखाई देता है, जैसा ट्रेंड वो सपोर्ट कर रहा है
तो जो सपोर्ट है वो इसी करंट मार्केट प्राइस के आसपास ही बनकर आता है, 780 के आसपास शायद उसका भी करंट मार्केट प्राइस है, तो वहाँ पर ही उसका सपोर्ट हमें एक्सपेक्टेड करना चाहिए। लेकिन फिलहाल यहाँ पर भी मैं बाइंग की रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। अच्छी चीज़ें फैक्टर्ड इन हो गई है, यहाँ पर ऑलरेडी तेज़ी हमें दिखाई दे चुकी है। नेक्स्ट है इस रिलैक्सो एट बेस्ट बाइंग प्राइस। तो भाई बेस्ट बाइंग प्राइस तो कोई नहीं बता सकता है यहाँ पर, लेकिन अच्छे बाइंग प्राइस हम जरूर बता सकते हैं। जो अच्छे सपोर्ट्स है वहाँ पर बाइंग के बारे में आप सोच सकते हैं, बाकी डिसीजन आपका रहता है। सर माई एज इज़ 56 ईयर, प्लीज़ सजेस्ट 5 स्टॉक्स फॉर 3 ईयर्स। तो यहाँ पर 3 साल की सिचुएशन तो भाई बहुत ही ज़्यादा अनसर्टन दिखाई दे रही है, कैसी सिचुएशन होने वाली है कोई बता नहीं सकता। और अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 1 साल 2 साल 3 साल के लिए नहीं, कम से कम 5 साल के लिए तो इन्वेस्ट करना चाहिए, ऐसी मेरी राय रहेगी। बाकी डिसीजन आपका है, लेकिन फिर भी स्टॉक्स में ज़रूर बताऊंगा। HUL अच्छा स्टॉक है, 3 साल के शॉर्ट टर्म के लिए हमेशा सेफ सेक्टर में ही हमें जाना चाहिए। जो कि सेफ सेक्टर होते हैं FMCG सेक्टर, IT सेक्टर, कंजम्पशन सेक्टर, तो इसी सेक्टर्स में जाना चाहिए अगर आपका व्यू है मिड टर्म टू शॉर्ट टर्म का, यानी कि 2 साल 3 साल, तो ऐसे सेक्टर्स में अगर आप बाइंग करेंगे तो ही बेहतर होगा। नेक्स्ट है प्लीज़ प्रोवाइड सम रेंज बाउंड स्टॉक लिस्ट। तो रेंज बाउंड तो बहुत सारे हैं, PFC है, SBI है, MCX है। रेंज बाउंड 150 से 300 का रेंज हो गया है SBI का, तो उस रेंज को आप प्ले करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम लगता है, 1 साल 2 साल लग सकता है 150 से 300 जाने में। तो वहाँ पर वेट करने में क्या बुराई है, 2 साल में अगर पैसा डबल हो रहा है तो उसमें बुराई क्या है। तो ये कुछ अच्छे स्टॉक है, रेंज बाउंड जो स्टॉक्स है वहाँ पर आप इन्वेस्टिंग के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट है सर व्हाट डू यू थिंक अबाउट रिलैक्सो रिजल्ट। तो रिलैक्सो के जो रिजल्ट आए हैं मुझे लगता है अच्छे ही आए हैं, ज़्यादा बुरे यहाँ पर रिजल्ट दिखाई नहीं दिए। हालांकि 50% का फॉल ज़रूर देखने को मिला है, एक्सपेक्टेड भी था, लेकिन अगर शेयर में गिरावट आती भी है तो वहाँ पर बाइंग करना मत भूलिएगा, उतना ही मैं कहना चाहूँगा। नेक्स्ट है हाउ टू फाइंड स्टॉक्स फॉर स्विंग ट्रेडिंग, उसके बारे में वीडियो में ज़रूर बनाऊंगा। नेक्स्ट है आई हैव सम बैड स्टॉक विच आई टूक अर्लियर व्हेन आई हैव नॉट मच नॉलेज अबाउट मार्केट। द स्टॉक्स आर L&T फाइनेंस 77 पर, HSCL, जमुना ऑटो, ग्राफाइट इंडिया। नाउ आई वांट टू एग्जिट, व्हाट इज योर ओपिनियन? बीइंग अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, being a long term patient investor, I want to entry SBI card, SBI Life, DMart, India Mart. Please tell me the entry point. I have no lump sum money, I can invest 20,000 every month, what should I do? तो यहाँ पर एक बात मैं बताना चाहूँगा, ये जो स्टॉक्स आपने सिलेक्ट किए हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। इंडिया मार्ट के बारे में तो मैंने रिकमेंडेशन भी दिया था, डीमार्ट अभी भी अच्छे प्राइस पर चल रहा है, थोड़ी सी बाइंग यहाँ पर कर सकते हैं। और SBI लाइफ और SBI कार्ड में मैं फिलहाल बाइंग की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। SBI कार्ड 500 में कहा था, 550 तक कहा था, उसके बाद मैंने बाइंग की रिकमेंडेशन देना बंद कर दिया। उसके बाद आप देख सकते हैं 750 तक स्टॉक हमें जाता हुआ नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन का वेट कीजिए। अगर आप लमसम अमाउंट इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं कोई बात नहीं, 20,000 आप सोच रहे हैं, अगर सपोज आप सैलरी आती है आपकी 20,000 आप उसमें से अलग करते हैं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक ही साथ पूरा का पूरा डाल ही देना है शेयर मार्केट में, उसको अलग रखिए 20,000 को, जब भी मौका मिले तभी ही इन्वेस्ट कीजिएगा, उतना ही मैं कहना चाहूँगा। बाकी यहाँ पर जो स्टॉक्स आपने कहे हैं थोड़े से यहाँ पर रिस्की स्टॉक्स तो हैं, लेकिन अगर लेकर रखें हैं ज़्यादा लॉस हो रहा है तो होल्ड कीजिए, जंप देखने को मिलता है तो निकलने के बारे में भी सोच सकते हैं। नेक्स्ट है विच स्टॉक्स आर टू बाय एट करंट लेवल्स फॉर 2-4 वीक स्विंग ट्रेड। तो जो लेवल्स मैं अग्रेसिव इन्वेस्टर के लिए बताता हूँ वो लेवल्स आप स्विंग ट्रेड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सर विच टू चूज, बाटा और रिलैक्सो। तो दोनों ही अच्छी कंपनीज है, डिओपोली वाला बिजनेस है यहाँ पर, तो बाटा और रिलैक्सो दोनों को आप चूज़ कर सकते हैं, आपकी खुद की पसंद है। नेक्स्ट है प्लीज़ टेल लेवल्स एंड टारगेट्स फॉर IT एंड BFSI स्टॉक्स। तो यहाँ पर BFSI स्टॉक्स कुछ रेकमेंड भी किए थे बाइंग के बारे में, और IT का तो बहुत ही अभी तेज़ी बनी हुई है, तो यहाँ पर फ्रेश बाइंग तो नहीं बनती, लेकिन लेकर रखा है तो होल्ड कीजिए। टारगेट्स IT में हमें ऊपर जाते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि वो एक बिजनेस है जिसे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा है पैंडेमिक का। TCS वर्सेज इन्फोसिस, विच इज़ बेटर फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर? प्लीज़ डू फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ क्वालिटी ब्लू चिप स्टॉक्स ऑन वीकेंड्स। ऑफकोर्स आपने अगर यहाँ पर सजेशन दिया है तो उसके अमल में लिया जाएगा। TCS इन्फोसिस दोनों ही अच्छी कंपनीज है। TCS एक रेंज में यहाँ पर अटक चुका है, 2000 से 2300 की रेंज हो चुकी है, लेकिन वो रेंज अभी फिलहाल टूटती हुई नजर आ रही है, तो वहाँ पर भी हमें तेज़ी देखने को मिल सकती है। और दोनों ही धमाकेदार स्टॉक है, ये तो ऐसा हो गया लेफ्ट आर्म अच्छा है या राइट आर्म अच्छा है, दोनों ही अच्छी कंपनीज है, यहाँ पर दोनों में आप इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट है हेलो बाइंग लेवल्स ऑफ नियोजन केमिकल्स, GMM फॉडलर एंड एफले इंडिया। नियोजन केमिकल्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ऊपर है, स्टॉक ऑलरेडी निकल चुका है। अगर ट्रेंड के मुताबिक जाए तो जो करंट मार्केट प्राइस है 580 के आसपास, वहाँ पर बाइंग के बारे में सोचा जा सकता है, लेकिन फिलहाल इसे अवॉइड करेंगे तो ही बेहतर होगा। काफ़ी तेज़ी ऑलरेडी दिखा चुका है, ऑल टाइम हाई के आसपास चलता हुआ नजर आ रहा है। GMM फॉडलर की बात करें तो जो एग्रेसिव इन्वेस्टर है 4,000 का प्राइस चल रहा है, वहाँ पर बाइंग कर सकते हैं, लेकिन जो वेट करना चाहते हैं 3,500 का, 3,600 700 का वेट कर सकते हैं। एफले इंडिया की बात करें तो एफले इंडिया मैंने पहले 1500 पर
रेकमेंड किया था और उसके बाद अभी 1700 प्राइस चल रहा है, लेकिन थोड़ा सा करेक्शन हमें पिछले कुछ दिनों में देखने को मिला है। तो एग्रेसिव इन्वेस्टर करंट मार्केट प्राइस के आसपास पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन वेट करने वाले 1500 का वेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्लीज़ गिव योर व्यूज़ ऑन पीडीलाइट इंडस्ट्री एंड डिमांड। तो इसके ऊपर तो कितनी बार मैं व्यूज़ दे चुका हूँ। पीडीलाइट मोनोपोली वाला स्टॉक है, तो यहाँ पर तो बाइंग बनती ही है। केमिकल सेक्टर का स्टॉक है, यहाँ पर बाइंग हमें करनी चाहिए। अभी कितनी बार कहूँ, पीडीलाइट एक अच्छा स्टॉक है। नेक्स्ट है डिमार्ट। डिमार्ट भी अच्छा स्टॉक है। यहाँ पर जियो मार्ट की वजह से इसमें गिरावट देखने को मिली, क्वार्टर वन के रिजल्ट्स बुरे आए थे, लेकिन कंपनी अच्छी है, इसमें होल्ड भी कर सकते हैं और बाइंग के बारे में भी सोचा जा सकता है। थोड़ी सी क्वांटिटी एग्रेसिव इन्वेस्टर करंट मार्केट प्राइस पे भी ले सकते हैं। पीडीलाइट इंडस्ट्री में भी सेम, पीडीलाइट इंडस्ट्री में भी आप अभी थोड़ा सी क्वांटिटी अभी करंट मार्केट प्राइस पे भी लेने के बारे में सोच सकते हैं। साथ ही साथ पीडीलाइट इंडस्ट्री का अभी क्वार्टर वन का रिजल्ट भी आने वाला है मंडे को या ट्यूसडे को, तो उसके बाद भी हमें मूवमेंट पता चलेगी कैसे मार्केट उसे लेने वाला है, उसे पॉजिटिव लेता है नेगेटिव लेता है, वो भी हमें बाद में ही पता चलेगा। नेक्स्ट है ट्रेंट। तो ट्रेंट भी अच्छी कंपनी है, ट्रेंट में भी आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा स्टॉक है। नेक्स्ट है सर, आई परचेज 250 यूनिट्स ऑफ ICICI बैंक एट 390, नाउ आई एम ट्रैप्ड एट हायर लेवल्स, माय व्यू इज मिड टर्म, इज देयर एनी चांस फॉर ICICI बैंक टू गो पास्ट माय लेवल। तो 390 400 का जो लेवल है वही तो इसके लिए सबसे बड़ा रेजिस्टेंस बना हुआ है शॉर्ट टर्म के लिए। लेकिन मेरा मानना है कि अगर आपने मिड टर्म के लिए लिया है तो अपने स्टॉप लॉस को इंटैक्ट रखिएगा, वरना लॉन्ग टर्म के लिए प्राइस बुरा नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। दीपक नाइट्रेट बाय लेवल सजेस्ट कीजिए, फ्रेश और लॉन्ग टर्म के लिए कैसा रहेगा। IGL 430 पे बाय किया हुआ है, लॉन्ग टर्म के लिए उस पर भी सजेशन दीजिए। तो 430 पे बाय किया है, होल्ड करो, नीचे आता है तो और लेना है हमें। 380 के आसपास का मैं वेट कर रहा हूँ, वहाँ पर अगर आएगा तो और भी क्वांटिटी ऐड करने के बारे में सोच रहा हूँ। फिलहाल 400 का प्राइस अच्छा सपोर्ट बना हुआ है। और अगर बात करें दीपक नाइट्रेट के बारे में तो काफ़ी ऊपर निकल चुका है, फिलहाल वेट करना चाहिए। जब 470 के आसपास था तब उसे कोई भाव नहीं दे रहा था, तब जब ये 650 के आसपास पहुंच चुका है तब भी हमारा ध्यान वहाँ पर आकर्षित होता है। इसमें आपकी कोई बुराई नहीं है, ये ओवरऑल रिटेल इन्वेस्टर के साथ ही ऐसा होता है। नेक्स्ट है वी ऑन बाइंग कोटक बैंक अगस्त 1260 पी। तो मेरा मानना है थोड़ा सा भी मामला यहाँ पर गड़बड़ होता हुआ तो नज़र आ ही रहा है। यहाँ पर थोड़ी सी वीकनेस तो दिखाई दे ही रही है, लेकिन यहाँ पर अगर आप पी लेना चाहते हैं तो 1260 पर आप अपना पुट बाय कर सकते हैं। आपको 1260 तो देखने को मिले ना मिले, लेकिन थोड़ी सी गिरावट तो ज़रूर देखने को मिल सकती है, क्योंकि 1400 का लेवल तो कोटक बैंक के लिए बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस बना हुआ है। नेक्स्ट है हेलो ग्रीटिंग्स फ्रॉम लग्जमबर्ग, कैन यू प्लीज़ एक्सप्लेन एडवांटेज ऑफ बाइंग रिलायंस पार्टली पेड शेयर्स और फुल्ली पेड शेयर। तो सीधा सीधा यहाँ पर हिसाब है कि अगर आपको एक शेयर रिलायंस का लेना है, अगर आप फुल्ली पेड शेयर लेते हैं तो आपको 2000 के आसपास मिल रहा है, और वहीं आपको अगर पार्टली पेड शेयर ले रहे हैं तो 1200 का मिल रहा है। सपोज आपने अभी ही 1200 का एक शेयर लिया, पार्टली पेड के बारे में बात कर रहा हूँ, तो जब भी आपको उसका नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट करना पड़ेगा तो बीच में जो समय मिलेगा, तो जो आपका गैप है रिलायंस का फुल्ली पेड शेयर में और जो पार्टली पेड शेयर में, सपोज 800 रुपये का गैप हमें दिखाई दे रहा है दोनों शेयर्स में, तो 800 रुपये में जो आपका इंटरेस्ट आपको जो मिलेगा वो एक अच्छा एक फ़ायदा हो सकता है। इसीलिए अगर फ्रेश इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं तो रिलायंस के पार्टली पेड शेयर्स में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट है प्लीज सजेस्ट 10 स्टॉक्स डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रिस्क फ्री। इसके बारे में कई बार मैं वीडियोस भी बना चुका हूँ आइडियल पोर्टफोलियोज के बारे में। हाउ लॉन्ग डू वी हैव टू कीप द स्टॉक इन द पोर्टफोलियो आफ्टर इट्स एक्स डेट टू गेट द डिविडेंड। तो एक्स डिविडेंड डेट दी जाती है, वहाँ पर आपकी CDSL में यानी कि NSDL में या डीमेट अकाउंट में स्टॉक होना चाहिए। उसके बाद जो डेट निकल जाती है उसके बाद अगर आप सेल कर देंगे फिर भी आपको डिविडेंड मिलेगा ज़रूर। नेक्स्ट है व्हाट इज़ योर व्यू ऑन येस बैंक एट करंट प्राइस फॉर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट येस बैंक में मत कीजिएगा, शॉर्ट टर्म में ऊपर जा सकता है, फिर भी मैं यही कहूँगा शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। रिस्क एपेटाइट है तो लॉन्ग टर्म के लिए कीजिए, क्योंकि 12 रुपये का प्राइस बुरा नहीं है। जो मैंने पहले भी कहा है, पेनी स्टॉक्स में या ऐसा जो स्टॉक्स होते हैं रिस्क वाला स्टॉक्स, वहाँ पर कैपिटल अगर आपके पास एडिक्वेट है तो यहाँ पर थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। कम से कम इसमें 3 साल आप दीजिए। यहाँ पर जो NPS की सिचुएशन है उसे सुधरने में टाइम लगेगा। यहाँ पर कोई एक दो दिन में हो जाएगा ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और मैनेजमेंट बदल चुका है। हमने देखा अनिल अंबानी जी के ऑफिस के भी कब्जा कर लिया। ये एक पॉजिटिव संकेत है येस बैंक के लिए कि अभी मैनेजमेंट उसका एग्रेसिव हो चुका है, अपने NPS को कम करने की कोशिश कर रहा है। तो येस बैंक में आप थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है सर स्टार्ट वीडियो ऑन FNO। तो FNO के पहले बहुत सारे और वीडियो शुरू करने हैं, फंडामेंटल एनालिसिस है, टेक्निकल है, साथ ही साथ स्विंग ट्रेडिंग के बारे में बात करनी है। लेकिन मैं FNO को भी ज़्यादा प्रेफरेंस मैं नहीं देता, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ही बेहतर होता है। क्योंकि एक पर्सनली भी मैं अपना किस्सा भी सुनाना चाहूँगा। मेरे एक रिलेटिव थे, उनका नाम मैं नहीं लूँगा वीडियो में, तो उन्होंने
फ्यूचर्स में काम करना शुरू कर दिया था। मारुति के फ्यूचर्स में वो काम कर रहे थे। जब मार्केट मार्च में गिर रही थी उसके जस्ट पहले पहले ही उन्होंने ये सब काम करना शुरू किया, फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करना शुरू कर दी। शुरुआत में तो 60,000 के आसपास का उन्हें प्रॉफिट मिला, लेकिन जब मार्च में जो झटका हमें देखने को मिला, मार्केट में भयंकर गिरावट देखने को मिली, तब 5,500 के आसपास का उन्होंने फ्यूचर बाय किया था। वो गिरते गिरते उनको 2 लाख का लॉस हुआ, फिर थोड़ा सा कवर हो चुका। लेकिन जब उन्हें उन्हें वापस अपनी एक्स्ट्रा मार्जिन जब उन्हें भरना पड़ रहा था, तब उनके पास पैसे नहीं थे, तो उन्हें 2-2.5 लाख 3 लाख के आसपास का लॉस सहन करना पड़ा। उनका पोर्टफोलियो 5 लाख का था और एक ही झटके में 3 लाख का उनका लॉस हो गया। तो उनका मन ही शेयर मार्केट से उठ गया था जब, और मार्केट जब नीचे थी उन्होंने सारी अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर दिया। वहाँ पर सारे अच्छे अच्छे शेयर्स को बाय करना मिस कर दिया। तो इसीलिए मैं कहता हूँ एफ को मैं ज़्यादा प्रमोट नहीं करता, क्योंकि ये भी ट्रेडिंग वाला कामकाज है। यहाँ पर अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये ऊपर जाएगा एफ में, तो इसीलिए ट्रेडिंग बहुत ही रिस्की है। इसमें नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। मैं ज़रूर आपको नॉलेज देने की कोशिश करूंगा, लेकिन उससे पहले शेयर्स के फंडामेंटल्स को जानना ज़रूरी है। तो उससे पहले फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस के प्लेलिस्ट में अपलोड करने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट है, सर प्लीज़ ये बताइए कि अगर हम कोई पुट सेल करते हैं और वो इन द मनी हो जाती है, तो हम शेयर फिजिकली बाय करने पड़ते हैं, इसके अलावा कैश में भी लॉस होता है क्या? तो हाँ, थोड़ा सा जो जितना भी आपका नीचे जाएगा थोड़ा सा कैश तो आपको देना पड़ेगा, जो हल्का फुल्का लॉस होता है वो आपको देना पड़ेगा। और सर क्या एंजल ब्रोकिंग फिजिकल सेटलमेंट अलाउ करता है या नहीं? तो अब फिलहाल मैं ज़ेरोधा में काम करता हूँ, तो वहाँ पर ज़ेरोधा में काम नहीं करता, मतलब ज़ेरोधा से मैं ट्रेडिंग करता हूँ, तो वहाँ पर तो फिजिकल सेटलमेंट हमें अलाउ करता है। एंजल ब्रोकिंग भी शायद अभी अलाउ कर रहा है। सारे के सारे ब्रोकरिंग फर्म में हमें यहाँ पर कैश सेटलमेंट और फिजिकल सेटलमेंट दोनों का ऑप्शन दिखाई देता है। नेक्स्ट है, व्हाट आर योर व्यू ऑन इंडिया हेम पाइप एंड इंजीनियर इंडिया स्टॉक फॉर शॉर्ट टर्म? तो शॉर्ट टर्म के लिए कोई भी स्टॉक ऊपर नीचे हो सकता है, और अभी जो सिचुएशन है वहाँ पर आपको पता ही है कैसी सिचुएशन हो चुकी है। बिजनेसेस यहाँ पर ठप पड़ते हुए नजर आ रहे हैं, मार्केट फिर भी ऊपर जा रहा है। तो शॉर्ट टर्म के लिए मत सोचिए, लॉन्ग टर्म के लिए सोचना है तो ही सोचिएगा। और यहाँ पर कंस्ट्रक्शन स्टॉक्स में सिर्फ और सिर्फ एल को ही प्रेफर कीजिए, उतना ही मैं कहना चाहूँगा। बेस्ट स्टॉक्स फॉर बाइंग, इसके बारे में मैं बता चुका हूँ। हेलो सर, विप्रो इज़ द राइट प्राइस एंड राइट शेयर टू इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म? विप्रो अच्छा है। यहाँ पर एक अच्छा सा कमेंट दिया गया है कि आईटी सेगमेंट का आईटीसी है, बहुत ही अच्छा, मुझे फनी कमेंट लगा था। तो आईटीसी है, विप्रो बराबर कह रहे हैं सर जी कि यहाँ पर जो विप्रो है आईटी सेगमेंट का आईटीसी है। आईटीसी भी स्लो शेयर है और विप्रो भी काफ़ी स्लो है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, बोनस बहुत देता है, स्प्लिट बहुत देता है, तो वहाँ पर आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन तेज़ी आ चुकी है ऑलरेडी, अच्छे सारे फैक्टर्स यहाँ पर हो चुके हैं। आईटी इंडस्ट्री फिलहाल अभी इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी सारे के सारे फैक्टर्स उसमें फैक्टर्ड इन हो चुके हैं और ऊपर ये स्टॉक ऑलरेडी निकल चुका है। बाकी डिसीजन आपका है। नेक्स्ट है, हेलो सर, मैं हर साल 2 लाख इन्वेस्ट करना चाहता हूँ फॉर 5 नेक्स्ट ईयर फॉर वेल्थ क्रिएशन इन रिलायंस, HUL, TCS, HDFC बैंक, बजाज फाइनेंस, पीडीलाइट, एशियन पेंट्स, रिलैक्सो। सब के सब अच्छे शेयर हैं। आपका सुझाव चाहिए इसमें किन किन स्टॉक्स में कितना एलोकेशन रख सकता हूँ? सॉरी फॉर लॉन्ग क्वेश्चन। नहीं, कोई बात नहीं। यहाँ पर रिलायंस में आप, जैसे कि मैंने कहा, 20% से ज़्यादा का एलोकेशन किसी भी स्टॉक में आपको नहीं करना चाहिए, किसी भी सेक्टर में भी नहीं करना चाहिए। HUL में आप थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अपने स्टॉक्स की लिस्ट बनाइए जैसे कि आपने बनाई, और वहाँ पर सेक्टर्स एलोकेट कीजिए, जैसे कि HDFC बैंक, बजाज फाइनेंस, ये जो स्टॉक हैं वो BFSI सेक्टर से बिलोंग करते हैं। तो वहाँ पर 20% से ज़्यादा का एलोकेशन हमें नहीं करना है। तो वो हिसाब से सपोज आपका कैपिटल 1 लाख रुपए का है, तो 20% हो गया 20,000 रुपये। तो वहाँ पर 20,000 से ज़्यादा HDFC बैंक में, बजाज फाइनेंस में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। बाकी डिटेल में अगर जानना चाहते हैं तो आइडियल पोर्टफोलियो की सीरीज़ में आपको पता चल जाएगा कैसे एलोकेशन करना चाहिए। बाकी अपने हिसाब से भी आप थोड़ा सा एलोकेशन उतार चढ़ाव कर सकते हैं। 20% कोई पिन पॉइंट नहीं है कि नहीं बस 20% होना चाहिए, थोड़ा सा ऊपर नीचे भी हो सकता है। नेक्स्ट है, सर प्लीज मेंशन द स्टॉक विच आर इन द रेंज ऑफ 20 के बारे में मैं बता चुका हूँ। और व्हाट अबाउट अनदर मार्केट क्रैश? तो क्रैश इज़ वेरी अनलाइकली। क्रैश तभी होता है जब मार्केट में पैनिक होता है, और कोरोना का जो पैनिक आया था उसकी वजह से हमें क्रैश देखने को मिला। और फिलहाल कोई पैनिक की सिचुएशन हमें दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन फ्यूचर अनसर्टन है, कुछ भी हो सकता है, क्रैश भी हो सकता है। कोई अलग ही सिचुएशन यहाँ पर अगर बनती हुई नजर आती है तो क्रैश भी हमें देखने को मिल सकता है। प्लीज टेल अस एनी 5 स्टॉक्स एट प्रेजेंट इन द मार्केट विच आर वैल्यू बाय एट दिस, इसके बारे में भी मैं बता चुका हूँ। योर वे और निफ्टी 20 एंड बैंक में, तो ये टाइम थोड़ा निकल चुका है। निफ्टी 20 पहले लेने की जरूरत थी। निफ्टी 11,000 के आसपास ऑलरेडी पहुंच चुकी है, तो निफ्टी 20 भी ऊपर ही होगा, तो यहाँ पर फिलहाल अवॉइड करना चाहिए। लेकिन ये भी अच्छा है, लेकिन इससे बेहतर इंडेक्स फंड में डायरेक्टली इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि निफ्टी 20 में कई बार हमें लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आ जाती है। नेक्स्ट है, सर रिलैक्सो और बाटा में कौन सा बढ़िया रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए फॉर स्मॉल पोर्टफोलियो? आरती इंडस्ट्री में प्रोमोटर्स होल्डिंग कम कर रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म के लिए
लॉन्ग टर्म के लिए ले कि नहीं, आरती इंडस्ट्री में हमें यहाँ पर पोजीशन बनानी चाहिए। अच्छा स्टॉक है, फंडामेंटली स्ट्रांग है, तो अपनी पोजीशन को यहाँ पर बनाइए। कंपनी को जानिए, कंपनी के फंडामेंटल्स को जानिए। मुझे कंपनी अच्छी लगती है इसलिए मैं आपको रेकमेंड करता हूँ। अगर आपको नहीं लगती तो आप इसे अवॉइड कर सकते हैं। और अगर आपका पोर्टफोलियो छोटा है, रिलैक्स और बाटा में से कौन सा भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मेरा मानना है रिलैक्सो को सिलेक्ट करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि आपका पोर्टफोलियो का साइज़ छोटा है, 60,000 का ही पोर्टफोलियो है, तो यह स्टॉक भी छोटा है, 600 का है और बाटा 1200 का है, तो एवरेज करने में आपको रिलैक्सो में ईजी होगा। नाइस इनिशिएटिव, इट विल हेल्प न्यू बिगिनर्स टू अंडरस्टैंड द स्टॉक मार्केट। प्लीज कंफर्म वेयर टू ड्रॉप द क्वेश्चंस बिलो दिस वीडियो और बिलो योर डेली वीडियोस। तो डेली वीडियोस में भी आप अगर क्वेश्चन ड्रॉप करेंगे तो वहाँ पर भी आंसर देने की कोशिश मैं ज़रूर करूँगा, लेकिन ऐसे चांसेस होंगे कि समय के अभाव के कारण मैं वहाँ पर क्वेश्चन के आंसर ना दे पाऊँ। लेकिन हर वीक एक मैं वीडियो ही डाल दूंगा जिसके कमेंट बॉक्स में ही आपको क्वेश्चंस लिखने हैं। तो जैसे कि मैंने जो आपने वीडियो में कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन डाले वहाँ पर ही क्वेश्चन डालिए, यही क्वेश्चंस कवर होने वाले हैं। नेक्स्ट है काइंडली मेक अ वीडियो हाउ टू फाइंड आउट स्टॉक फॉर शॉर्ट टर्म। ओके, पोजिशनल ट्रेडिंग स्विंग ट्रेडिंग के लिए बनाने वाला हूँ। और शॉर्ट टर्म के लिए पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए ये तो मैंने कई बार कहा है कि जो एग्रेसिव इन्वेस्टर और एक्टिव इन्वेस्टर के जो लेवल है वही लेवल एक अच्छे लेवल होते हैं, वहाँ पर बाय कीजिए, आपको 2-3% के स्विंग ट्रेडिंग के आराम से रिटर्न्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट है हाउ टू सेलेक्ट स्टॉक्स फॉर स्विंग ट्रेडिंग, बताने ही वाला हूँ, उसके ऊपर भी वीडियो बनाने वाला हूँ। नेक्स्ट है हेलो कैन यू गिव योर व्यू ऑन नेशनल पैराडाइज हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स एंड HEG शेयर। यहाँ पर अगर बात करें नेशनल पैराडाइज के बारे में, तो नेशनल पैराडाइज बहुत ही छोटी कंपनी है, BSE पर ही लिस्टेड है, तो एक स्मॉल कैप कंपनी है, तो वहाँ पर सोच समझ कर इन्वेस्ट कीजिएगा। जो रिस्क मैनेजमेंट वाला मैंने आपको बताया है कैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए स्मॉल कैप्स में, तो वो हिसाब से ही नेशनल पैराडाइज में इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचिएगा। और हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स में मैं ज़्यादा फोकस नहीं करता, उसे आप अवॉइड कर सकते हैं। और HEG शेयर के बारे में मैं बात करूँ तो मेरा एक खुद का उसूल है कि जो शेयर इतना ज़्यादा ऊपर चल रहा होता है और भयंकर गिरावट देखने को मिलती है, इतना ज़्यादा भयंकर करेक्शन देखने को मिलता है, तो उन स्टॉक्स में मैं अवॉइड करता हूं बाइंग को। अगर कोई एक्सटर्नल रीजन है जैसे कि ऑटो इंडस्ट्री है, वहां पर पूरे ऑटो इंडस्ट्री में ही स्लो डाउन है और स्टॉक सारे गिर रहे हैं, तो वो अलग बात है, लेकिन HEG को मैं यहाँ पर अवॉइड करना ही बेहतर रहेगा। प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन गाइडलाइंस फॉर ऑप्शन ट्रेडिंग फॉर बिगिनर्स। तो ऑप्शंस के लिए भी मैं बनाऊंगा वीडियो, लेकिन उससे पहले फंडामेंटल टेक्निकल स्विंग ट्रेडिंग के बारे में मैं पहले प्रायोरिटी देने वाला हूँ। यहाँ पर है प्लीज़ क्रिएट प्लेलिस्ट फॉर करेंसी ट्रेडिंग एंड FNO। जैसे कि मैंने कहा पहले मैं फंडामेंटल और टेक्निकल के बारे में बात करूँगा। हेलो प्लीज़ डू मेक अ वीडियो ऑन द रिजल्ट्स ऑफ उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक थोड़ी छोटी बैंक है, तो इसे मैं रेकमेंड भी नहीं कर रहा हूँ। और रिजल्ट्स के बारे में बात करें तो हर एक स्टॉक के रिजल्ट्स को पोस्ट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, तो इसीलिए टेलीग्राम चैनल पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर मैं अभी अलग अलग स्टॉक्स के अलग अलग जो फेमस स्टॉक्स हैं हर स्टॉक्स के बारे में, तो वहाँ पर भी मैं रिजल्ट्स पोस्ट नहीं कर सकता, लेकिन आपकी जैसे रिक्वेस्ट होगी, आपके जैसे सजेशन होंगे, वो हिसाब से मैं टेलीग्राम पर भी रिजल्ट्स अपलोड करने वाला हूँ। नेक्स्ट है HUL IGL कब ऊपर जाएगा एंड JBM ऑटो के बारे में भी कुछ बताओ प्लीज़, बिग फैन, थैंक्स। HUL और IGL के बारे में बात करें तो उनका जब समय आएगा तब वो ज़रूर ऊपर जाएंगे, और जब वो ऊपर जाएंगे तभी लोग मुझे पूछना शुरू कर देंगे कि क्या आप ये HUL और IGL में पोजीशन बनाना शुरू कर दें। ऐसा कई बार हुआ है, अभी मुझे बहुत कमेंट्स आए कि इंडिया मार्ट पे वीडियो बनाइए, इंडिया मार्ट इंटरमेश पर अब वीडियो बनाइए, कौन से लेवल पर लेना चाहिए। जब 2100 का लेवल मैंने सजेस्ट किया था तब वहाँ पर लोग बाइंग नहीं कर रहे थे। ऐसी ही मेंटालिटी होती है, मैं आपको दोष नहीं दे रहा हूँ, मेरी भी मेंटालिटी ऐसी ही थी। जब शेयर गिर रहा होता है तब हमें ऐसा ही लगता है कि अभी नहीं, जब शेयर चढ़ना शुरू हो जाएगा तभी होता है कि अभी लेना शुरू हो जाना चाहिए, लेकिन तभी उल्टा होता है, ऑपरेटर वहां से एग्जिट करने के बारे में सोच रहा होता है और हम वहां पर एंट्री के बारे में सोच रहे होते हैं। तो HUL और IGL दोनों ही अच्छे स्टॉक हैं, उनका समय आएगा, यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना तो बहुत ज़रूरी है, तो दोनों में बने रहिए, अच्छे शेयर्स हैं। और JBM ऑटो के बारे में बात करें तो JBM ऑटो हाईली वॉलेटाइल स्टॉक है, और वहाँ पर बहुत ही माइक्रो कैप है, जो सेक्टर में काम करती है वो भी काफ़ी तनाव में है, तो यहाँ पर उसे प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा, उतना ही मैं कहना चाहूँगा। तो आपके अगर सारे क्वेश्चन यहाँ पर कवर नहीं हो पाए तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर हमने पूरी कोशिश किया था कि सारे क्वेश्चन यहाँ पर हम कवर कर पाएँ। बहुत सारे क्वेश्चन थे, थोड़ा सादा समय भी लग गया है, लेकिन वीकली है इसलिए हम सारे क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करते हैं। डेली अगर हम क्वेश्चन एंड आंसर करते हैं तो सारे क्वेश्चंस कवर ना कर पाते, इसीलिए वीकली क्वेश्चन एंड आंसर शुरू हो चुका है, और हर फ्राइडे को हम यहाँ पर वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे, जहाँ पर कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चंस लिखिए और हम उसके जवाब देने की कोशिश करेंगे संडे के लास्ट वीडियो पर। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी इन्वेस्टिंग।